नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रियाज होम साइंस वर्ल्ड में। मैं प्रिया गुप्ता गहोई आप सभी लोगों के लिए लेकर के आई हूँ यूपी पीजीटी 2021 होम साइंस का मॉडल पेपर, जिसमें हमने पार्ट 1 कल सॉल्व किया था। 30 प्रश्नों की श्रृंखला कल हमने सॉल्व की थी और इसी श्रृंखला को आज हम आगे बढ़ाएंगे और एक बार फिर से हम 30 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं हमने कहाँ तक सॉल्व किया था। 30 क्वेश्चन तक हमने सॉल्व कर लिया था। यहाँ तक हमारा क्या था, सॉल्व हो चुका था और इसका आंसर जो क्या था, ऑन ग्रेन, इसका मैंने आंसर बताया हुआ था। ठीक है, अब हम इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे हम अपने 31 क्वेश्चन की। क्वेश्चन 31 हमारा क्या कह रहा है कि फेफड़ों का कार्य ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान कर रक्त का शुद्धिकरण है। इस शुद्धिकरण करना है, इस रक्त को कहते हैं, क्या कहते हैं? मतलब जो फेफड़ा है, फेफड़ा क्या कर रहा है, रक्त को शुद्ध कर रहा है, ऑक्सीजन को रक्त में मिला रहा है और रक्त में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसे बाहर कर रहा है। तो ऐसे रक्त को हम क्या कहेंगे? क्या प्राश्वसन कहेंगे, ऑक्सीजनीकरण कहेंगे, कार्बनीकरण कहेंगे या निश्वसन कहेंगे? क्या कहेंगे बताइए आप सभी लोग। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजनीकरण इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है बात क्लियर हो रही है आप सभी की। ठीक है, अगर हम बात करें थोड़ा सा कि फेफड़ों में जो मेम्ब्रेन पाई जाती है, ठीक है, जो फेफड़ों को चारों ओर से प्रोटेक्ट करती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम प्लूरा कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लूरा झिल्ली कहते हैं। और जो द्रव्य भरा होता है फेफड़े में, जो कि फेफड़े को बाह्य आघातों से बचाता है, झटकों से बचाता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो प्लूरल द्रव्य के नाम से हम उसे जानते हैं। ठीक है, जो झिल्ली होगी तो वो क्या होगी? वो प्लूरा होगी और जो द्रव्य होगा वो प्लूरल द्रव्य होगा। ठीक है, आंसर क्या होगा? आंसर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है इतनी बात समझ में आई है आप सभी को। आगे बात करें हम अपने क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 32 है, क्या कह रहा है कि प्रोजेस्टेरॉन एवं एस्ट्रोजन हार्मोन कहाँ से स्रावित होते हैं? प्रोजेस्टेरॉन एवं एस्ट्रोजन हार्मोन्स कहाँ से स्रावित होते हैं? अगर एस्ट्रोजन हार्मोन्स की मैं बात करूँ तो ये क्या है? ये फीमेल सेक्स हार्मोन है। क्या है ये? फीमेल सेक्स हार्मोन है ना, ये सेक्स हार्मोन है। और प्रोजेस्टेरॉन की अगर मैं बात करूं तो प्रोजेस्टेरॉन क्या है? ये प्रेगनेंसी हार्मोन है। ये क्या है? ये प्रेगनेंसी हार्मोन है। ठीक है, ये प्रेगनेंसी हार्मोन है। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन कहाँ से होता है? क्या कार्पस कैलोसम से होता है या कार्पस ल्यूटियम से होता है, कार्पस यूटेराई से होता है, कार्पस एलिकेंस से होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कार्पस ल्यूटियम इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कार्पस ल्यूटियम इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा कि कौन सी प्रिंटिंग साधारणतया 500 मीटर से 5000 मीटर तक कपड़ों पर की जाती है? ठीक है, ऐसी कौन सी प्रिंटिंग है जो आप कम से कम 500 मीटर कपड़े पर और अधिक से अधिक 5000 मीटर कपड़े पर आप कर सकते हैं? क्या वो बाटिक प्रिंटिंग है, क्या वो ब्लॉक प्रिंटिंग है, क्या वो स्क्रीन प्रिंटिंग है या फिर वो नन ऑफ दीज है? ठीक है, अगर मैं बाटिक प्रिंटिंग की बात करूँ तो बाटिक प्रिंटिंग क्या है? इसमें मोम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं बच्चों? मोम का प्रयोग करते हैं। मोम क्या है? एक अवरोधक पदार्थ है।
ठीक है। और जो ब्लॉक प्रिंटिंग है, इसमें हम लकड़ी के ठप्पे का प्रयोग करते हैं। लकड़ी के ठप्पे में को क्या करते हैं, रंग में हम डुबोते हैं, उसके बाद हम वस्त्र पर लगाते हैं। तो ये होगा नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, स्क्रीन प्रिंटिंग इसका सही आंसर हो जाएगा इसमें, ठीक है। ये इसकी जो एक कैपेसिटी है कि स्क्रीन प्रिंटिंग कितने मतलब मीटर कपड़े पे कर सकता है, इसकी कैपेसिटी को बताया जा रहा है। तो ये कम से कम 500 मीटर कपड़े पे ये कर सकता है, ठीक है, कम से कम। और अधिक से अधिक ये किस में कर सकता है, अधिक से अधिक ये 5000 मीटर कपड़े पर ये कर सकता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहीं पर थोड़ी सी बात करूं कि बाटिक प्रिंटिंग हमने देखा अवरोधक के रूप में मोम का हम प्रयोग कर रहे थे, लेकिन अगर मैं यहीं पर बात करूं कि अवरोधक पदार्थ क्या क्या है, ठीक है, जो अवरोधक पदार्थ होते हैं वो क्या क्या होते हैं, अवरोधक पदार्थ, ठीक है, क्या क्या, क्या सिर्फ मोम ही अवरोधक पदार्थ है या फिर और भी हम कुछ पदार्थों का प्रयोग करते हैं अवरोध के रूप में। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, इसमें हमारे अवरोधक पदार्थ में आएगा जैसे धागा, बंधेज में हम धागा का प्रयोग करते हैं ना, धागा हो गया, मोम हो गया, बाटिक में हम मोम का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और उसके साथ ही साथ मिट्टी का भी प्रयोग किया जाता है, किसका, मिट्टी का भी प्रयोग करते हैं, डाबू छपाई वगैरह में हम किसका, मिट्टी का ही तो प्रयोग करते हैं। तो मिट्टी हो गया, कपड़े के टुकड़े हो गए, क्या हो गए बच्चों, कपड़े के टुकड़े, ठीक है, कपड़े के टुकड़े हो गए, ये सब क्या है, तो ये सब हमारे क्या है, अवरोधक पदार्थ है। धागा हो गया, मोम हो गया, मिट्टी हो गई, और क्या हो गया, कपड़े के टुकड़े, ये सब क्या है, अवरोधक पदार्थ कहलाते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, स्क्रीन प्रिंटिंग इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा, स्क्रीन प्रिंटिंग सही आंसर हो जाएगा। आप लोग रंगाई और छपाई मतलब डाई एंड प्रिंटिंग दोनों में अंतर आप भली प्रकार से समझ पा रहे होंगे। डाई क्या होता है, जिसे हम कहते हैं रंगाई। रंगाई में हम क्या करते हैं, जैसे ये क्या, ये कपड़ा है ना, तो इसमें हम क्या करेंगे, पूरे में, इसमें हम पूरे कपड़े में, ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, पूरे कपड़े में हम क्या करेंगे, कलर कर देंगे, ठीक है, पूरे कपड़े में हम कलर कर देंगे। या मैं कहूँ कि रंगाई में हम क्या करते हैं, ऐसे हम क्या करेंगे, पूरे कपड़े में हम कलर कर देंगे। तो ये क्या कर रहे हैं, हम रंगाई कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं बच्चों, हम रंगाई कर रहे हैं, ठीक है। क्या करते हैं, रंगाई अवस्था में हम घोल बनाते हैं, और कोई भी टब है, बाल्टी है, और उसमें क्या करते हैं, अपनी इच्छा अनुसार जो भी आपको कलर चाहिए, लाइक आपको रेड चाहिए, पिंक चाहिए, जो भी आपको कलर चाहिए, उसमें हम क्या करते हैं, रंग बनाते हैं। और उसके बाद हम क्या करते हैं, जो कपड़ा होता है ना, उस कपड़े को रंग में डुबो देते हैं, तो वो क्या होता है, रंगना होता है, ठीक है। और अगर मैं यहीं पर बात करूँ प्रिंटिंग की, प्रिंटिंग क्या है, तो प्रिंटिंग में क्या हम करते हैं, तो इसमें हम डिजाइन के अनुसार रंग लगाते हैं। जैसे ये हो गया हमारा कपड़ा, ठीक है, ये हो गया हमारा कपड़ा हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, ये कपड़ा हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम जैसे कोई हमने डिजाइन बना ली, ठीक है, ये मैंने क्या किया, ये मैं डिजाइन बना रही हूँ, ये मैं डिजाइन बना रही हूँ। तो अब मैं क्या करूँगी, पूरे कपड़े में रंग ना करके, अब मैं यहाँ रंग नहीं करूँगी, ठीक है, यहाँ रंग ना करके, अब मैं क्या करूँगी, इसमें ये मैं यहाँ पर रंग भर रही हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, ये रंग मैं भर रही हूँ। तो ये मैं क्या कर रही हूँ, ये प्रिंटिंग कर रही हूँ, ठीक है, डिजाइन के अनुसार क्योंकि मैं रंग लगा रही हूँ, तो ये मैं क्या कर रही हूँ, प्रिंटिंग कर रही हूँ, ठीक है। बात है, उम्मीद है बात समझ में आ रही है, डाइंग एंड प्रिंटिंग, ठीक है। तो सही आंसर क्या है इसका जो सही आंसर है स्क्रीन प्रिंटिंग, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लगभग किस आयु में बच्चे अपने मूत्राशय और मलाशय पर नियंत्रण प्रारंभ कर देते हैं। क्या वो 1.5 वर्ष की आयु में, 2.5 वर्ष की आयु में, 2 वर्ष की आयु में, या फिर 3 वर्ष की आयु में। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या होगा, 2 वर्ष की आयु इसका सही आंसर हो जाएगा। बच्चा 2 वर्ष की आयु में क्या करता है, अपने मूत्राशय और मलाशय में नियंत्रण करना प्रारंभ कर देता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा, क्या कह रहा है
कि पाचन तंत्र की मांसपेशियों में के कमज़ोर होने से होने वाली कब्ज को कहते हैं, क्या कहते हैं? क्या आंतरिक कब्ज कहते हैं, क्या स्पॉस्टिक कब्ज कहते हैं, एटोनिक कब्ज कहते हैं, या गुदाद्वारकी कब्ज कहते हैं? क्या हम कहते हैं बताइए आप। ठीक है, तो मैं अगर थोड़ा सा बात करूँ सबसे पहले कब्ज के बारे में कि कब्ज कितने प्रकार की होती है। ठीक है, कब्ज की अगर मैं प्रकार की बात करूं, ठीक है, तो एक तो हमारी क्या हो गया, एक तो हमारा यही हो जाती है एटोनिक कब्ज हो जाती है। ठीक है, और दूसरी हमारी क्या हो जाती है, ये एस्पोस्टिक कब्ज हो जाती है। और जो तीसरी कब्ज होगी वो अवरोधात्मक, जिसको हम अब्स्ट्रक्टिव कब्ज कहते हैं। ठीक है, अवरोधात्मक कब्ज है। क्या है बच्चों? अवरोधात्मक कब्ज। ठीक है, अवरोधात्मक कब्ज। तो कब्ज हमारी 3 प्रकार की होती है, एटोनिक कब्ज, ठीक है, और एस्पोस्टिक कब्ज और अवरोधात्मक कब्ज होती है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा अगर बात करें कौन सी कब्ज देखने को मिलती है, तो सबसे ज़्यादा जो देखने को मिलती है ये एटोनिक कब्ज ही देखने को मिलती है। जो मतलब कि जिनकी दिनचर्या ठीक प्रकार से नहीं होती, जो मतलब कि समय से मल त्याग नहीं करते हैं, ठीक है, और पानी का सेवन कम करते हैं, भोजन में रेशेदार पदार्थों का प्रयोग नहीं करते, उनमें क्या होती है, एटोनिक कब्ज देखने को मिलती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इसका सही आंसर भी क्या है, एटोनिक कब्ज इसका सही आंसर हो जाएगा। एटोनिक कब्ज इसका क्या है, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे बात करें कि कौन सा खनिज है जो कब्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, खनिज, ठीक है, आप क्या बताना चाहेंगे, बताइए क्या बताएंगे आप? खनिज की अगर बात करें तो वो कौन सा हो जाएगा, पोटेशियम। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा, पोटेशियम। पोटेशियम क्या होगा, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो पोटेशियम क्या है हमारा, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? वो कब्ज के लिए पोटेशियम रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि जब हमारे शरीर में पोटेशियम की कमी होती है ना तो निर्जलीकरण देखने को मिलता है, और जब निर्जलीकरण होगा तो क्या होगा, हमारे शरीर में जब पानी की कमी हो जाती है तब कब्ज की समस्या देखने को मिलती है। ठीक है, अगर मैं यहीं पर आपसे बात करूं कि किस विटामिन की कमी से आंतकी पेशियां निष्क्रिय हो जाती हैं, तो आप क्या बताएंगे? आप बताना विटामिन बी। ठीक है, विटामिन बी की कमी से आंतों की जो पेशियां होती हैं वो निष्क्रिय हो जाती है। ठीक है, और जो ये एस्पोस्टिक कब्ज है, ये एस्पेस्टिक कब्ज है, ये कैसे होता है? तो जब कोलन की दीवारों में जो कोलन की दीवारें हैं जब उनकी संरचना में परिवर्तन हो जाता है, क्या है, कोलन की दीवारों की संरचना में परिवर्तन के कारण, ठीक है बच्चों, संरचना में परिवर्तन के कारण ये एस्पेस्टिक कब्ज देखने को मिलती है। और जो अवरोधात्मक कब्ज होती है वो कोलन में संक्रमण के कारण देखने को मिलती है। किसके कारण बच्चों? अवरोधात्मक, मैं बोल रही हूँ आप लोग सुनिए। ठीक है, तो जो अवरोधात्मक कब्ज होती है तो वो जो कोलन भाग में संक्रमण के कारण हो जाती है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन का हमारे सही आंसर क्या होगा, एटोनिक कब्ज इसका सही आंसर होगा। उम्मीद है आपको तीनों कब्ज के बारे में समझ में आया होगा, एटोनिक कब्ज, एस्पोस्टिक कब्ज और हमारा क्या है, अवरोधात्मक कब्ज। साथ ही मैंने बताया कि कब्ज के लिए कौन सा खनिज रिस्पॉन्सिबल है, और मैंने बताया कि किस विटामिन के अभाव में आंतों की पेशियां निष्क्रिय हो जाती हैं, विटामिन बी के अभाव में। आप लोग ये सारी बातें याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 36 है कि शरीर की प्रत्येक कोशिका में केंद्रक होता है, सिर्फ ... कोशिका अपवाद है। मतलब कि शरीर की प्रत्येक कोशिका में केंद्रक पाया जाता है, ऐसी कौन सी कोशिका है जिसमें केंद्रक नहीं होता? क्या वो त्वचा है, प्रौढ़ लाल रक्त कोशिका है, जिगर है, या तंत्रिका कोशिका है? तो इसका सही आंसर क्या होगा, प्रौढ़ लाल रक्त कोशिका। ठीक है, क्या हो गया, सही हो जाए। प्रौढ़ लाल रक्त कोशिका इसका क्या होगा बच्चों, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आरबीसी। ठीक है,
आरबीसी। ठीक है, आरबीसी में क्या होता है, केंद्रक का अभाव होता है। इसका निर्माण कहाँ पर होता है, जो आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है, अस्थि मज्जा में। ठीक है, अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। ठीक है, अस्थि मज्जा को हम क्या कहते हैं, ब्लड फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, ब्लड फैक्ट्री कहते हैं किसको, अस्थि मज्जा को। ब्लड फैक्ट्री हम क्या कहते हैं, अस्थि मज्जा को हम कहते हैं। ठीक है, अस्थि मज्जा को हम ब्लड फैक्ट्री कहते हैं। बहुत गंदा लिख रहा है थोड़ा सा। और प्लीहा को हम क्या कहते हैं, तो ब्लड बैंक के नाम से जानते हैं। ये दोनों टर्में भी आप याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़े। आंसर तो आपको पता ही चल गया कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, लाल रक्त कोशिका इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें जिगर की, तो इसका अध्ययन क्या कहलाता है, हिपैटोलॉजी। ठीक है, हिपैटोलॉजी। दो प्रकार की इसमें कोशिकाएं पाई जाती है, एक हिपैटिक सेल होती है, दूसरी कुफ्फर कोशिका होती है। कुफ्फर कोशिका क्या, एक प्रकार की भक्षण कोशिका है। ठीक है, और विटामिन ए क्या जिगर क्या करता है, तो ये वसा में घुलनशील विटामिन ADE के का संचय करता है। किसका, ADE के का क्या करता है, संचय भी करता है। कई सारे कार्य हैं, और चयापचय क्रियाओं को भी ये संपन्न करता है जिगर। ठीक है, और साथ ही साथ बॉडी को डिटॉक्स करता है। ठीक है, और एक बात और आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर किसी व्यक्ति ने विष पान किया है, उसने क्या है, कोई पॉइजन खा लिया है, तो उसकी जांच किस अंग के द्वारा होती है, तो जिगर के द्वारा ही होती है। डॉक्टर उसकी जांच जिगर के द्वारा ही करता है। ठीक है, उम्मीद है बात समझ में आ रही है ना आप सभी लोगों को, किसी भी प्रकार का डाउट नहीं हो रहा ना। आते हैं हम अब अपने अगले क्वेश्चन में। कि कृत्रिम संवातन विधि है, कौन सी है कृत्रिम संवातन विधि, क्या वो कंडक्शन है, प्लीनम पद्धति है, कन्वेक्शन है, या फिर वो प्रीवी प्रणाली है, क्या है बताइए। संवातन दो प्रकार का होता है ना, एक प्राकृतिक होता है, दूसरा कृत्रिम होता है। ठीक है, और तो बताइए इसमें क्या होगा। प्राकृतिक में आता है हमारे जैसे संवहन धाराएं हैं, विसरण है, वायु क्रिया है, ये सब आती हैं प्राकृतिक में। ठीक है, और कृत्रिम में हमारे क्लीनम सिस्टम है, और उसके साथ ही साथ हमारा एयर कंडीशनर, AC वगैरह आता है। ये सब किस में आते हैं, कृत्रिम संवातन में आते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्लीनम सिस्टम, प्लीनम पद्धति इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा बच्चों, प्लीनम पद्धति इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 33 है कि एक पूर्ण हृदय चक्र की अवधि होती है, कितनी होती है, 5 सेकेंड होती है, 0.8 सेकेंड होती है, 0.2 सेकेंड होती है, या 3 सेकेंड होती, कितनी होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 0.8 सेकेंड इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, दो प्रकार की क्रियाएं होती है, एक सिस्टोलिक क्रिया होती है, दूसरी डायस्टोलिक क्रिया होती है। सिस्टोलिक क्रिया में क्या होता है, 0.3 सेकेंड का समय लगता है, जबकि डायस्टोलिक में क्या होता है, 0.5 सेकेंड का समय लगता है। और जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, हमारा 0.8 सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 है। 39 क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, कि वृद्धि हार्मोन्स, एक सेकेंड दिख नहीं रहा होगा, कि वृद्धि हार्मोन्स का संश्लेषण किसके द्वारा होता है। वृद्धि हार्मोन्स का मतलब है STH, क्या है, STH सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। इसका संश्लेषण कहाँ से होता है, क्या बेसोफिल कोशिकाएं करती हैं, जो कि एक प्रकार की WBC है। ठीक है, क्या एडिनो हाइपोफाइसिस के द्वारा होता है, हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है, मध्य मस्तिष्क के द्वारा होता है, बताइए किसके द्वारा होगा संश्लेषण, STH का। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर एडिनो हाइपोफाइसिस के द्वारा इसका STH का संश्लेषण होता है। ठीक है, क्या एडिनो हाइपोफाइसिस क्या है, अगर मैं इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करना चाहूँ, पीयूष ग्रंथि। ठीक है, पीयूष
पीयूष ग्रंथि, ठीक है। पीयूष ग्रंथि के क्या होते हैं, 3 भाग होते हैं। अग्र भाग होता है, मध्य होगा और क्या होता है, पश्च होता है, ठीक है। अग्र, मध्य और पश्च। अग्र भाग को हम एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं और मध्य भाग को हम मीसो हाइपोफाइसिस कहते हैं, पश्च भाग को हम न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं। तो एसटीएच का जो संश्लेषण है उसका कहाँ से होता है, तो उसका जो संश्लेषण होता है, तो इसका जो संश्लेषण होता है वो कहाँ से होगा, अग्र भाग से होगा, जिसे हम एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं, ठीक है। क्या कहेंगे बच्चों, एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं, ठीक है। अगर बात करें कि पीयूष ग्रंथि किस ग्रंथि से होता है, तो आप कहिएगा पीयूष ग्रंथि से होता है। पीयूष ग्रंथि के किस भाग से होता है, तो अग्र भाग से होता है, जिसे हम एडिनो हाइपोफाइसिस के नाम से भी हम जानते हैं। इसी अग्र भाग से ही एसटीएच, एलटीएच, ठीक है, उसके बाद एसीटीएच है, टीएसएच है जिसको हम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स कहते हैं, ठीक है। तो अग्र भाग से इसका संश्लेषण होता है एसटीएच हार्मोन्स का, ठीक है। और अगर बात करें हाइपोथैलेमस की, तो ये क्या है, ये मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है। क्या है बच्चों, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है। क्या है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड है। कौन, हाइपोथैलेमस। ये क्या है, ताप नियंत्रक ग्रंथि है। क्या है, ताप नियंत्रक ग्रंथि है, ताप नियंत्रक ग्रंथि है। और साथ ही हमारे भूख है, प्यास है, गुस्सा है, प्यार है, नफरत, ये सब के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। कौन, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, ठीक है। और इसी हाइपोथैलेमस में ही ऑक्सीटोसिन का और वैसोप्रेसिन का संश्लेषण होता है। और जो स्रावण होता है ऑक्सीटोसिन का और वैसोप्रेसिन का, वो कहाँ से होता है, तो पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से होता है। ये आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है कि लार में पानी की मात्रा कितनी होती है। लार में पानी की मात्रा कितनी होती है, क्या 96.9% होती है, 43.7% होती है, 99.27% होती है, या 45% होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 99.27% इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और उसके साथ ही साथ हमारे लार में क्या होता है, टाइलिन एंजाइम और लाइसोजाइम एंजाइम भी पाया जाता है। क्या है, टाइलिन एंजाइम, टाइलिन एंजाइम जो कि क्या करता है, स्टार्च का पाचन करता है मुख में। और क्या होता है, लाइसोजाइम एंजाइम जो कि जो भोजन में सूक्ष्म जीवाणु होते हैं ना, उनको नष्ट करने का कार्य करता है। कौन, लाइसोसोम नहीं बच्चों, लाइसोजाइम, एक सेकेंड, लाइसोजाइम, ठीक है। लाइसोजाइम, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है हमारा, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, क्या कह रहा है कि कोलेस्ट्रॉल में अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्या पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन बी पाया जाता है, या मिनरल्स पाए जाते हैं, या आयरन पाया जाता है। तो आयरन तो दूध में नहीं होता, ठीक है, आयरन तो दूध में नहीं होता। आयरन हो गया और विटामिन सी हो गया, ये दोनों दूध में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो कोलेस्ट्रॉल में अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, तो विटामिन ए पाया जाता है, ठीक है। क्या पाया जाता है बच्चों, विटामिन ए पाया जाता है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल क्या है, तो माँ के स्तन के द्वारा निकलने वाला जो प्रथम गाढ़ा दूध है वो क्या कहलाता है, कोलेस्ट्रॉल कहलाता है। इसमें सबसे ज़्यादा इम्यूनोग्लोबिन्स पाए जाते हैं, ठीक है। कौन सा इम्यूनोग्लोबिन्स पाया जाता है, सर्वाधिक इम्यूनोग्लोबिन्स किसमें पाए जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल में। कौन सा, तो IgA, ठीक है, IgA इम्यूनोग्लोबिन्स क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल में सर्वाधिक पाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, एक व्यक्ति 24 घंटे में कितना मूत्र का निष्कासन करता है। क्या 0.5 लीटर करता है, 2.5 लीटर करता है,
0 लीटर करता है या फिर 1.5 लीटर करता है? कितना मूत्र का निष्कासन करता है एक व्यक्ति, बताइए क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी क्या होगा इसका सही आंसर हो जाएगा 1.5 लीटर। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि शरीर में जल का संतुलन करने वाला हार्मोन कौन सा है, क्या कहना चाहेंगे आप, बताइए हार्मोन कौन सा है, बताइए कौन सा होगा? वैसोप्रेसिन। ठीक है, वैसोप्रेसिन, जिसे हम क्या कह रहे थे? एडीएच हार्मोन्स, एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स के नाम से जान रहे थे। ठीक है, जिसका संश्लेषण कौन कर रहा था? हाइपोथैलेमस कर रहा था, लेकिन जो सिक्रेशन कर रहा था वो कौन कर रहा था? पीयूष ग्रंथि कर रही थी। पीयूष ग्रंथि के किस भाग से हो रहा था? तो ये पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग से हो रहा था। ठीक है, अगर इसका जो वैसोप्रेसिन है इसकी मात्रा अधिक हो जा रही थी तो मूत्र गाढ़ा हो जा रहा था, जिसके कारण मूत्र मार्ग में जलन हो रही थी। और अगर इसकी मात्रा कम हो जा रही थी तो मूत्र जो है वो पतला हो जा रहा था, जिससे व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मूत्र त्याग की इच्छा हो रही थी, और जिसके कारण व्यक्ति के शरीर में निर्जलीकरण की समस्या देखने को मिल रही थी और डायबिटीज इंसिपिटस रोग भी देखने को मिल रहा था। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? सही है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1.5 लीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है मुझे कि आपको बात समझ में आ रही है, किसी भी प्रकार का आपको डाउट नहीं हो रहा है। ठीक है, मैंने कल भी बताया था कि मैं जो भी आंसर बता रही हूँ सारे आयोग की आंसर की के अकॉर्डिंग ही आंसर मैं बता रही हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है? कि पेप्टिक अल्सर में दिया जाने वाला आहार कौन सा है? क्या वो सॉफ्ट डाइट है, लिक्विड डाइट है, ब्लेंड डाइट है, या फिर हमारा लो कैलोरी डाइट है? क्या है बताइए? पेप्टिक अल्सर क्या है? पेप्टिक अल्सर हमारा 2 प्रकार का होता है। ठीक है, अल्सर का मतलब होता है घाव हो जाना। ठीक है, पेप्टिक अल्सर का मतलब क्या हो? तो पेप्टिक अल्सर क्या होता है? 2 अंग में होता है। ठीक है, एक होता है अमाशय में, अमाशयिक अल्सर होता है, और जिसे हम क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं। ठीक है, और एक हमारा होता है पक्वाशय में, जिसे हम ड्यूडेनल अल्सर कहते हैं। ठीक है, ड्यूडेनल अल्सर के नाम से जानते हैं। और अगर मैं बात करूं कि सबसे ज़्यादा कौन सा होता है, क्या वो अमाशयिक गैस्ट्रिक अल्सर होता है या वो ड्यूडेनल अल्सर होता है? तो आप लोग क्या बताएंगे? आप बोलेंगे ड्यूडेनल अल्सर जो होता है ना सबसे ज़्यादा होता है। ये गरीब जो मजदूर होते हैं ना, गर्मियों में कार्य करते हैं, जो समय से भोजन ग्रहण नहीं करते हैं, तो उनके क्या है, छोटी आंत में जो ये अल्सर देखने को मिलता है उसे हम ड्यूडेनल अल्सर के नाम से जानते हैं। ठीक है, जब आप खाली पेट रहेंगे आपके शरीर से HCl का, अमाशय से HCl का सिक्रेशन होगा, और जब HCl को पचाने के लिए भोजन नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा? जो अमाशय की दीवारें हैं या छोटी आंत की दीवार है उसे क्या करेगा? खाना शुरू कर देगा, उसे नष्ट करना शुरू कर देगा, गलाना शुरू कर देगा, जिसके कारण क्या होता है? घाव हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? अल्सर कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ब्लेंड डाइट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर मैं थोड़ा सा बात करूं और भी अल्सर में देने वाली डाइट है, ठीक है, जैसे सिप्पी डाइट हो गया, सिप्पी है, लैनहार्टज है, म्यूलिन ग्रेट है और एंडरसन है। क्या है? सिप्पी है, म्यूलिन ग्रेट है, लैनहार्टज है, ठीक है, लैनहार्टज है, और उसके बाद हमारा क्या है? एंडरसन है। क्या है बच्चों? एंडरसन है। ठीक है, एंडरसन है। ठीक है, अगर मैं इसमें बात करूं कि सबसे अच्छी कौन है, क्या एंडरसन डाइट अच्छी है या सिप्पी डाइट अच्छी है, म्यूलिन ग्रेट डाइट अच्छी है या लैनहार्टज डाइट अच्छी है? आप क्या कहना चाहेंगे बताइए? इसमें जो सबसे अच्छी की बात करें ना वो म्यूलिन ग्रेट डाइट अच्छी होती है। आपको यहाँ पर डाउट हो जाएगा कि हम तो पढ़ते तो सिप्पी डाइट है, ठीक है, कि सिप्पी डाइट बहुत ज़्यादा, मतलब हम लोग जब भी पढ़ते हैं सिप्पी डाइट के बारे में ही हम ज़्यादा पढ़ते हैं कि ये पेप्टिक अल्सर के लिए। लेकिन सिप्पी डाइट में क्या था ना, तो इसमें वसा की मात्रा ज़्यादा थी। जिस व्यक्ति को दिया जा रहा था ना उस व्यक्ति को हो रहा था मोटापा,
और मोटापे के कारण उसमें कई सारी बीमारियां जन्म ले रही थी, जैसे मधुमेह है, हृदय संबंधी बीमारियां हैं। तो इसको बहुत ज़्यादा एप्रोप्रिएट नहीं बताया गया सिप्पी डाइट को। जो सबसे अच्छी डाइट है, उचित डाइट है, ठीक है, जो कि पेप्टिक अल्सर में लाभकारी सिद्ध हुई है, वो क्या है, वो म्यूलेन ग्रेड डाइट है, क्योंकि इसमें वसा की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं थी, ठीक है। वहाँ अगर सिप्पी डाइट दिया जा रहा था तो वहाँ अल्सर तो ठीक हो जा रहा था, लेकिन अल्सर से भी जो जटिल बीमारियाँ थी, ठीक है, मोटापा हो रहा था, जो कि मोटापा कई बीमारियों का घर है, ठीक है। तो ये सिप्पी डाइट क्या था, ये उचित नहीं था, लेकिन म्यूलेन ग्रेड डाइट क्या थी, वो से अच्छी थी, ठीक है। और अगर मैं यहीं पर आपसे बात करूं कि सिप्पी डाइट को किसने संशोधित किया, वसा ज़्यादा थी उसमें, उसको संशोधित किसने किया है सिप्पी डाइट को, तो हर्ष ने। किसने किया है, हर्ष ने। हर्ष नाम के एक व्यक्ति थे, वैज्ञानिक थे, ठीक है, चिकित्सक थे, उन्होंने क्या किया है, इसे संशोधित किया है, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या सही है, ब्लेंड डाइट इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, अगर किसी भी प्रकार का आपको डाउट हो तो आप लोग बस अपना कमेंट, जो कमेंट बॉक्स है, आप उसमें अपना डाउट मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 है कि मूल्य मानवीय व्यवहार को प्रेरणा प्रदान करने वाला कारक है। किसने कहा है, क्या मैगवी ने कहा है, निकिल एवं डार्सी ने कहा है, लेविस मैमफोर्ड ने कहा है, वर्गीश और ओगेश ने कहा है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या होगा, निकिल एवं डार्सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। मूल्य मानवीय व्यवहार को प्रेरणा प्रदान करने वाले कारक हैं, किसने कहा है, निकिल एवं डार्सी ने कहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 है, क्या कह रहा है 45 क्वेश्चन, एक ही प्रकार की कोशिका के समूह को क्या कहते हैं, ठीक है। कोई कोशिकाएं हैं, जैसे कि ये है, क्या है, ये कोशिकाएं, ठीक है, ये क्या है, ये कोशिकाएं हैं। तो इन जो कोशिकाओं का जो ये समूह है, इसे हम क्या कहेंगे, क्या कोशिका कहेंगे, कंकाल कहेंगे, ऊतक कहेंगे, या पेशियां कहेंगे, क्या कहेंगे हम उसे, बताइए क्या कहेंगे हम उसे हम ऊतक के नाम से जानते हैं, ठीक है। एक ही प्रकार की कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है, ऊतक कहलाता है, ठीक है बच्चों, क्या कहलाता है, ऊतक कहलाता है। कोशिका क्या है, तो ये हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है, सूक्ष्मतम इकाई है, ठीक है, सूक्ष्मतम इकाई। कौन, कोशिका। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाता है, ठीक है। और कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी, 1665 में की थी, जो कि क्या थी, एक मृत कोशिका थी। लेकिन जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो एंटोनी वॉक ल्यूवेनहॉक ने 1674 में की थी, ठीक है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऊतक हो जाएगा। ऊतक कितने प्रकार के होते हैं, तो ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं, ऊतक की अगर मैं प्रकार की बात करूं तो ऊतक कितने प्रकार के हैं, तो ऊतक 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है, 4 प्रकार के होंगे, जिसमें हमारे कौन कौन से ऊतक होते हैं। पहला ऊतक हमारा क्या हो जाएगा, एपिथेलियल टिश्यूज हो जाएगा, कौन सा, एपिथेलियल टिश्यूज है, ठीक है। और दूसरा हमारा क्या है, मस्कुलर टिश्यूज है, मस्कुलर टिश्यूज है, ठीक है। और अगला हमारा क्या हो जाएगा, कनेक्टिंग टिश्यूज हो जाएगा, जिसे हम संयोजी ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, संयोजी ऊतक कहते हैं। ये भी मतलब कि निम्न प्रकार के होते हैं, जैसे कंकाल संयोजी ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक है, सरल संयोजी ऊतक है, ठीक है। और अगला हमारा क्या आ जाएगा, तंत्रिका ऊतक आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों, तंत्रिका ऊतक आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है, तंत्रिका ऊतक, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है हमारा, ऊतक इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन में। थोड़ा सा टाइपिंग बहुत छोटी है, उम्मीद है आप सभी लोगों को दिख रहा होगा, है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि आरबीसी में क्या नहीं होता, आरबीसी में क्या नहीं होता है, तो केंद्रक नहीं होता, हीमोग्लोबिन नहीं होता,
प्लाज्मा नहीं होता या फिर पानी नहीं होता है। तो क्या नहीं होता है? तो ये केंद्रक नहीं होता। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन था जो मैंने ऊपर आगे बताया था, बस थोड़ा सा क्या था उसका बस थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज था, बस बट था वो इसी प्रकार का क्वेश्चन था। ठीक है, इस क्या है केंद्रक, आरबीसी में क्या नहीं होता? तो केंद्रक नहीं पाया जाता है। ठीक है, प्लाज्मा कितना होता है रक्त में? तो 55% होता है। ठीक है, 55%। और ठोस भाग कितना होता है? तो ठोस भाग हमारा कितना होता है? 45% ठोस भाग होता है। कितना होता है बच्चों? 45% ठोस भाग होगा, जिसमें 44% में क्या होता है? आरबीसी होती है। ठीक है, और 1% में हमारे क्या हो जाएगा? 1% में WBC हो जाएगा। ठीक, WBC और क्या होगा? और प्लेटलेट्स हो जाएगा। ठीक है, प्लेटलेट्स हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या होगा? WBC 0.7% WBC होगी और 0.3% क्या होती है? प्लेटलेट्स होती है। इसका सही आंसर क्या होगा? केंद्रक इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 है कि प्लाज्मा प्रोटीन रक्त का लगभग कितना होती है? ठीक है, जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो रक्त का लगभग कितना होती है? क्या 7% होती है, 15% होती है, 20% होती है या फिर 50% होती है? बताइए कितनी होती है? ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 7% इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं थोड़ा सा बात करूं प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में, तो प्लाज्मा प्रोटीन कौन कौन सी होती है? एक तो हमारी एल्ब्यूमिन है। ठीक है, एल्बुमिन है। ठीक है, ग्लोब्यूलिन है, ग्लोब्यूलिन है, और हमारा क्या है? फाइब्रिनोजन है। ठीक है, एल्ब्यूमिन क्या है? सबसे ज़्यादा ये एल्ब्यूमिन पाई जाती है हमारे ब्लड में। कौन सी प्रोटीन होती है? तो एल्ब्यूमिन क्या होती है? सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, जो कि क्या करती है? हमारे शरीर में खनिजों का, आयंस का संतुलन बना के चलती है। आप सुनते रहिए, ठीक है, जो मैं बोल रही हूँ। और ग्लोब्यूलिन प्रोटीन क्या करती है? ये प्रतिरक्षा प्रदान करती है। क्या करती है बच्चों? प्रतिरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, और एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन, अभी मैं और बता रही हूँ। फाइब्रिनोजन जो कि ब्लड क्लॉट में क्या करती है? सहायक है फाइब्रिनोजन। ठीक है, फाइब्रिन है। ठीक है, थ्रोम्बिन है, प्रोथ्रोम्बिन है। ये सब क्या है हमारी? तो ये ब्लड प्रोटीन है, जो कि क्या है? प्लाज्मा प्रोटीन रक्त का लगभग होती है, तो ये 7% होती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अगर मैं बात करूं रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है, तो रक्त का अध्ययन हिमेटोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? हिमेटोलॉजी। ठीक है, हिमेटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ जाए। क्वेश्चन नंबर 48 है, क्या कह रहा है कि वयस्क अवस्था में लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है? क्या यकृत में, प्लीहा में, अस्थि मज्जा में, लसिका ग्रंथियों में, कहाँ पर होता है? बताइए। तो वयस्क अवस्था में, आप ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है? वयस्क अवस्था में, बच्चों के लिए नहीं इसने बात की। ठीक है, भ्रूणावस्था की बात नहीं की है इसने। क्या कहा है कि वयस्क अवस्था में। तो कहाँ पर होगा? अस्थि मज्जा में निर्माण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? इसे हम ब्लड फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। भ्रूणा अवस्था में होता है यकृत और प्लीहा में। किस में होता है बच्चों? भ्रूणा अवस्था में होता है। ठीक है, अस्थि मज्जा इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है 49 क्वेश्चन है कि रक्त में को जमने में कौन सहायता करता है? क्या एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन या नन ऑफ दीज? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो एल्ब्यूमिन क्या करता है? ये आयन में संतुलन बनाता है। क्या करता है बच्चों? आयन में संतुलन बनाता है। आयन में संतुलन बनाता है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा कौन पाई जाती है हमारे रक्त में? तो ये एल्ब्यूमिन ही पाई जाती है। ग्लोब्यूलिन क्या करती है? प्रतिरक्षा प्रदान करती है। लेकिन रक्त जमने में, ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो फाइब्रिनोजन इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फाइब्रिनोजन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा। क्या कह रहा है कि कम प्रोटीन युक्त आहार उन रोगियों को दिया जाता है जो ... ग्रसित होते हैं। किससे ग्रसित होते हैं? क्या वो कुपोषण से ग्रसित होते हैं, तेज बुखार से ग्रसित होते हैं, पीलिया से ग्रसित होते हैं, या फिर कम वजन से ग्रसित होते हैं? क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? बताइए एक बार आप सभी लोग। अच्छा आप ये बताइए, कोई व्यक्ति कुपोषित है तो उसे हम क्या करेंगे, कम प्रोटीन देंगे या अधिक प्रोटीन देंगे? जैसे कोई व्यक्ति को क्वाशियोरकर हो गया, क्वाशियोरकर क्या है, एक प्रकार का कुपोषण ही तो है। अगर किसी व्यक्ति को मैरास्मस, बच्चे को मैरास्मस हो गया है तो हम उसे क्या करेंगे, वो कुपोषित ही तो है बच्चा, उसे हम क्या करेंगे, कम प्रोटीन देंगे या अधिक प्रोटीन देंगे? आप बताइए। ठीक है, उसे हम क्या करेंगे, अधिक प्रोटीन युक्त आहार देंगे। ठीक है, कुपोषण की दशा में हम क्या करेंगे, हम उसे अधिक प्रोटीन देंगे, तो ये आंसर होगा नहीं। ठीक है, तेज बुखार होगा, भाई तेज बुखार है हमारा क्या है, तो उसमें भी हमारी जो कोशिकाएं हैं टूट रही हैं। ठीक है, तो उसमें भी हम क्या करेंगे, अधिक प्रोटीन देंगे, तो ये भी आंसर नहीं होगा। कम वजन का कोई व्यक्ति है, उसकी मांसपेशियों में वृद्धि नहीं हो रही है, तो मांसपेशियों के निर्माण के लिए हम क्या करेंगे, अधिक प्रोटीन देंगे। ठीक है, आंसर क्या सही हो जाएगा, पीलिया इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, पीलिया इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पीलिया में क्या होता है, कम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। मैंने कल भी बताया था कि जो भी यकृत संबंधी बीमारियां हैं उनमें कम प्रोटीन की आवश्यकता होगी। जैसे हमारा पीलिया हो गया, हेपेटाइटिस हो गया। ठीक है, हेपेटाइटिस हो गया। ठीक है, और उसके साथ ही साथ हेपेटिक कोमा हो गया। इन सभी स्थितियों में क्या करते हैं, हम लो प्रोटीन डाइट देते हैं। ठीक है, आंसर क्या है सही, पीलिया इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है। क्या कह रहा है 51 क्वेश्चन, कि रेडियो, दूरदर्शन का मतलब क्या है, टीवी, टेलीविजन, ठीक है, द्वारा संपर्क कहलाता है। क्या वो व्यक्तिगत संपर्क कहलाएगा, समूह संपर्क कहलाएगा, जन संपर्क कहलाएगा, ये क्या या नन ऑफ दीज कहलाएगा? व्यक्तिगत संपर्क क्या होता है, जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बातचीत कर रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, व्यक्तिगत संपर्क कहेंगे। आप टेलीफोन से वार्ता कर रहे हैं, आप किसी के स्पेशल आप ऑफिस में जा कर के मिल रहे हैं, वो क्या है, व्यक्तिगत संपर्क। आप किसी को व्यक्तिगत लेटर लिख रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, व्यक्तिगत संपर्क कहलाएगा। ठीक है, और समूह संपर्क में क्या होता है, जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में बातचीत कर रहे होते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, ग्रुप कम्युनिकेशन कहेंगे। ठीक है, लेकिन जो जन संपर्क होता है वो क्या होता है, तो जिसमें लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में क्या किया जा रहा है, संदेश को प्रसारित किया जा रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, जन संपर्क के नाम से जानते हैं। जैसे आप क्या कर रहे हैं, रेडियो हो गया, दूरदर्शन हो गया, पोस्टर हो गया। ठीक है, पोस्टर के माध्यम से आप संदेश को आप क्या कर रहे हैं, प्रसारित कर रहे हैं। ठीक है, और उसके साथ ही साथ आप लीफलेट है, पैम्पलेट है, बुलेटिन है। ठीक है, इन सभी के माध्यम से जब आप संदेश को प्रसारित कर रहे हैं तो वो क्या होता है, जन संपर्क के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जन संपर्क इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 है। दिख तो रहा होगा आप लोगों को, ऐसा नहीं है कि दिख नहीं रहा होगा। अगर आपको दिखे नहीं तो आप लोग अपने फ़ोन की क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा, दिखने लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 है, कह रहा है कि इंग्लिश फिल्टर किस फिल्टर को कहते हैं? क्या स्लो सैंड फिल्टर है, रैपिड फिल्टर है, या ग्रेविटी फिल्टर है, या प्रेशर फिल्टर है? किस फिल्टर को हम इंग्लिश फिल्टर कहते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्लो सैंड फिल्टर। ठीक है, स्लो सैंड फिल्टर को हम क्या कहते हैं, इंग्लिश फिल्टर के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 53 है, कह रहा है कि प्रसार शिक्षण का आखिरी चरण है। क्या है प्रसार शिक्षण का आखिरी चरण? एक हम कोड पढ़ते हैं, AIDCKASE। ठीक है, एडकेस्ट जिसे हम कहते हैं, AIDCKASE। ठीक है,
अटेंशन है, इंटरेस्ट है, डिजायर है, कन्विक्शन है, नॉलेज है, एक्शन है, सेटिस्फैक्शन है और इवैल्यूएशन है। ठीक है, तो अब आप देखिए इसमें कहीं आपको इवैल्यूएशन दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, तो इवैल्यूएशन से पहले आपका क्या आ रहा है, सेटिस्फैक्शन आ रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सेटिस्फैक्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। कि प्रसार शिक्षा का आखिरी चरण क्या है, तो सेटिस्फैक्शन मतलब संतुष्टि इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 54 है। क्या है क्वेश्चन कि साबुत अनाज किस विटामिन के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। किस विटामिन के महत्वपूर्ण स्रोत हैं, क्या वो विटामिन बी के हैं, विटामिन ए के हैं, विटामिन ई के हैं या विटामिन सी के हैं। तो किसके हैं, विटामिन सी क्या है, आप खट्टे फलों का सेवन कर रहे हैं, साइट्रस फल का आप सेवन कर रहे हैं तो विटामिन सी मिलेगा। ठीक है, विटामिन ई है, आप अंकुरित अनाज वगैरह खा रहे हैं तो उससे भी आपको विटामिन सी और विटामिन ई मिलता है। विटामिन ए जो होता है, जो आप पीले फल है, लाल पीले फल आप खा रहे हैं, विटामिन ए मिलेगा जो कि आँखों के स्वास्थ्य में सहायक है। ठीक है, और विटामिन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। साबुत अनाज किस विटामिन के महत्वपूर्ण स्रोत हैं, तो वो हमारे विटामिन बी के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ठीक है, आंसर क्या है, आंसर क्या है, आंसर क्या है, हमारा विटामिन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 है कि कपड़े पर मोयरिंग परसज्जा, मोयरिंग का मतलब होता है उभरी हुई परसज्जा, कपड़े पर मोयरिंग परसज्जा बनाई जाती है, क्या रंगों के द्वारा बनाई जाती है, आर्द्रता ऊष्मा दबाव के द्वारा बनाई जाती है, गर्म रोलर के द्वारा बनाई जाती है या रसायन के द्वारा बनाई जाती है, किसके द्वारा बनाई जाती है। कपड़े पर मोयरिंग परसज्जा किसके द्वारा बनाई जाती है, तो वो गर्म रोलर्स के द्वारा बनाई जाती है। किसके द्वारा बनाई जाती है, गर्म रोलर के द्वारा बनाई जाती है, आपने देखा होगा। ठीक है, तो कपड़े पर मोयरिंग परसज्जा क्या होती है, किसके द्वारा बनाई जाती है, उभरी हुई परसज्जा। ठीक है, मोयरिंग किसके द्वारा बनाई जाती है, तो ये गर्म रोलर के द्वारा बनाई जाती है। एक सेकेंड आप लोग रुकिएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा गर्म रोलर के द्वारा बनाई जाती है। कौन सी परसज्जा, मोयरिंग परसज्जा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 है, वो क्या कह रहा है कि कौन सा मानव विकास को पढ़ने का अच्छा तरीका है, मतलब कि कौन सा मानव विकास को पढ़ने का तरीका है, अच्छा नहीं, कौन सा तरीका है। ठीक है, आप ह्यूमन डेवलपमेंट को पढ़ना चाह रहे हैं तो कौन सी विधि को आप, सॉरी इसमें क्या करें, नहीं है, कौन सा मानव विकास को पढ़ने का तरीका नहीं है। प्रयोगात्मक विधि है, एक्सपेरिमेंटल मेथड है, व्यक्ति इतिहास विधि है। ठीक है, आप व्यक्ति की हिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं, क्या उपचारात्मक विधि है या पुस्तक विधि है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रयोगात्मक विधि भी होता है, व्यक्ति इतिहास विधि भी है, उपचारात्मक विधि है, पुस्तक विधि ये कोई विधि नहीं है। ठीक है, तो मानव विकास को पढ़ने का तरीका नहीं है, तो वो पुस्तक विधि क्या है, वो नहीं है, बुक मेथड नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 है कि राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 1978 में, 1979, 1975 या 1977 में हुई थी। कब हुई थी, तो 2 अक्टूबर 1978 को प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। कब हुई थी, 2 अक्टूबर। ठीक है, 2 अक्टूबर 1978 को क्या हुई थी, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो सही आंसर होगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1978 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 है कि गुर्दे की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है। जैसे मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है, कोशिका है। ठीक है, ऐसे ही बात कर रहे हैं कि गुर्दे की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई क्या है, नेफ्रॉन है, न्यूरॉन है,
कोशिका है या फिर मूत्र मार्ग है? क्या है बताइए, क्या है? गुर्दे की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई को हम क्या कहते हैं? तो उसे हम क्या कहते हैं? न्यूरॉन कहते हैं। ठीक है, अगर बात करें तंत्रिका तंत्र की इकाई की बात करें कि तंत्रिका तंत्र की सूक्ष्मतम संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई क्या है, तो आप बताइएगा न्यूरॉन होगा। अगर गुर्दे की बात करेगा तो क्या हो जाएगा? नेफ्रॉन हो जाएगा। ठीक है, कोशिका क्या है? तो ये मानव शरीर की है। ठीक है, ये शरीर की है। ठीक है, मूत्र मार्ग क्या है? तो ये क्या है? ये मूत्र के उत्सर्जन का कार्य करता है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। किडनी का अध्ययन क्या कहलाता है? किडनी का जो अध्ययन है वो नेफ्रोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? नेफ्रोलॉजी। ठीक है, नेफ्रोलॉजी कहलाता है। ठीक है, और किडनी की अगर मैं वज़न की बात करूं तो किडनी का जो वज़न होता है तो आपको अलग अलग बुक में अलग अलग देखने को मिलेगा। कहीं पर आपको 150 ग्राम पर किडनी देखने को मिलेगा। ठीक है, कहीं कहीं पर आपको 140 से 170 ग्राम पर किडनी वज़न देखने को मिलता है। ठीक है, ठीक है, तो आप लोग ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग ध्यान दीजिएगा, जैसा ऑप्शन हो वैसे ही आप ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिएगा। ठीक है, किडनी को चारों ओर से घेरे रखने वाली परत क्या होती है? ठीक है, जैसे ये क्या है? ये किडनी है, तो किडनी को चारों ओर से घेरे रखने वाली परत क्या कहलाती है? ये पेरिटोनियम कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? पेरिटोनियम कहलाती है। ठीक है, ठीक है, पेरिटोनियम कहलाती है। किडनी को चारों ओर से घेरे रखने वाली परत पेरिटोनियम कहलाती है। ठीक है, आंसर ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा अगला है 59 क्वेश्चन है कि बाहरी त्वचा का वह भाग जो हमें सबसे ऊंचा दिखाई देता है क्या कहलाता है? क्या वो शुभ्र स्तर कहलाएगा, प्रारोही स्तर कहलाएगा, कर्णमय स्तर कहलाएगा या फिर सल्क स्तर कहलाता है? क्या कहलाता है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सल्क स्तर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सल्क स्तर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अध्ययन की बात करें, त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है? तो डर्मेटोलॉजी कहलाता है। ठीक है, डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी त्वचा का अध्ययन कहलाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 है और हमारा लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, और इसके आगे की हम बात करेंगे, इसी श्रृंखला को अब हम आगे बढ़ाएंगे कल की क्लास में। ठीक है, और ये हमारा क्या है? लास्ट क्वेश्चन है कि बुखार के समय 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान में वृद्धि के लिए शरीर का आधारी चयापचय दर बढ़ जाता है। मतलब कि अगर हमारे बॉडी टेम्परेचर में 1 फ़ारेनहाइट की वृद्धि होती है तो जो हमारा मेटाबॉलिक रेट है, ठीक है, जो मेटाबॉलिज्म है वो हमारा कितना बढ़ जाएगा? क्या 10% बढ़ जाएगा, 7% बढ़ जाएगा, 20% बढ़ जाएगा या फिर वो 25% बढ़ जाएगा? कितना बढ़ जाएगा बच्चों? तो 7% बढ़ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है बात समझ में आ रही है। 7% इस आधारी चयापचय दर क्या होता है? बढ़ जाता है। ठीक है, ये थी हमारी 30 प्रश्नों की श्रृंखला। ठीक है, और अब इसके आगे के क्वेश्चन हम कल डिस्कस करेंगे इस श्रृंखला को हम। ठीक है, 30 क्वेश्चन के फॉर्मेट में हम क्या करेंगे? इसको हम बढ़ाएंगे। ठीक है, उम्मीद है चीज़ें समझ में आई होंगी, किसी भी प्रकार का आपको डाउट नहीं होगा। मैं एक बार फिर से कह रही हूँ, अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिएगा। मैं उसे जो भी क्लास अगली मैं लूँगी उसमें मैं क्या करूँगी? आपके डाउट को क्लियर कर दूँगी। पार्ट 1 मैंने कर लिया था। ठीक है, 30 प्रश्नों को मैंने सॉल्व भी कराया था, और अगर नहीं देखा है तो एक बार आप लोग जा कर के उसे ज़रूर देखिएगा। ठीक है, और एक अपना सा प्यारा सा कमेंट आप ज़रूर, ठीक है, कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा। ठीक है, उम्मीद है चीज़ें समझ में आई होंगी। कैसी रही क्लास? ठीक है, चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अच्छी लगे तो क्लास को एक बार लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और आप लोग अपना प्यार, अपना स्नेह ऐसे ही बनाए रहिएगा। ठीक है, और ताकि मैं नए से नए टॉपिक आप लोगों को प्रोवाइड कर सकूँ। ठीक है, ठीक है, और तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों। और कल फिर मिलेंगे हम अपने यूपी पीजीटी 2021 होम साइंस मॉडल पेपर के साथ, जिसमें हम 30 प्रश्नों की श्रृंखला को एक बार फिर से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।